नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। हम सब जानते हैं कि मौसम हर साल होता है बारिश का और बाढ़ का भी। बाढ़ जब आती है तो उस समय आकलन करना मुश्किल होता है कि कितना नुकसान हुआ है। ये होता तब है जब पानी उतर जाता है, फिर लोग अपने घरों को देखते हैं कि क्या क्या उसमें बह गया या ख़राब हो गया। कुछ यही हालत कोविड की भी है। कोविड जिनको हुआ उस समय जो परेशानी हुई वो एक अलग बात है, लेकिन कोविड से ठीक होने के बाद भी अभी भी बहुत से लोग हैं जो पूरी तरह से अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते। ये एक ऐसी कहानी है जो दिन ब दिन लंबी होती गई है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नींद अब वैसी नहीं रही, कुछ को लगता है कि हाँ, दिनचर्या अपना काम तो करते हैं लेकिन वैसा नहीं लगता है जैसा पहले अच्छा लगा करता था। तहजीब हाफी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि तेरे लगाए हुए जख्म नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में? क्यों ना विशेषज्ञों से पूछें, भला उनसे बेहतर कौन बता सकता है। स्टूडियो में बहुत स्वागत डॉक्टर उमा कुमार, आप प्रोफेसर एंड हेड रूमेटोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आप प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी और साथ ही आप चीफ हैं न्यूरो साइंसेज सेंटर की एम्स में। बहुत स्वागत डॉक्टर पद्मा। और हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, आप फॉर्मर चीफ हैं ईसीडी डिवीजन आईसीएमआर के और सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, बहुत स्वागत आपका भी। और चर्चा की शुरुआत क्यों ना आप ही से करें। और ये जो बात कही जाती है कोविड को लेकर, लॉन्ग कोविड, तो ये लॉन्ग कोविड को ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा समझाएंगे? नहीं, हम सबको अभी तो एक चीज का पता है कि कोविड के लक्षण क्या क्या होते हैं जी। उसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं। जब ये सिम्टम्स पेशेंट को कोविड खत्म होने के बाद में भी जब दिखते हैं तो उसको कोई लोग लॉन्ग कोविड बोलते हैं ना। अभी हमको एक चीज समझना है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में अलग अलग साइंटिस्ट के ग्रुप ने उनका नाम अलग अलग रखा। किसी ने बोला लॉन्ग कोविड है, किसी ने बोला लॉन्ग हाउलर्स है। लॉन्ग हाउलर क्यों? तो हाउलर यानी जो फिर भी चिल्लाता है आखिरी तक कि मेरा अभी दर्द कम नहीं हुआ, मेरी जो तकलीफ है वो कम नहीं हुई। अब लॉन्ग हाउलर बोलना ये कोई अच्छी बात नहीं है पेशेंट के लिए, क्योंकि उसका यानी अगर वो पेशेंट ने अगर महसूस किया तो वो चिल्ला रहा है, ये उसको कनोट करना ये सही नहीं लगता है, उसका नाम भी वो सही नहीं दिखता। आप अगर दूसरा देखें कि हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड है, लॉन्ग कोविड है बोला तो कुछ लोगों को ऐसे लगेगा, वो मरीजों को, कि ये जो कोविड है मुझे जो होके गया अभी और कुछ उसके लक्षण दिखना है, यानी जिनको हुआ नहीं है उसको भी लगेगा कि मुझे कुछ तो हो रहा है। अब सही मानों में अगर देखें तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम ये अच्छा नाम रहेगा ऐसे लगता है। अब किसको पोस्ट कोविड है करके समझेंगे? ये जो लक्षण जो परसिस्ट होते हैं इसमें भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन रखा। किसी ने बोला 3 हफ्ते के बाद में ना, डिस्चार्ज होने के बाद में 3 हफ्ते के बाद में भी लक्षण दिखाई दिए तो। किसी ने बोला कि ये 4 हफ्ते के बाद में होना चाहिए, किसी ने बोला 3 महीने के बाद में होना चाहिए। आखिरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनेवा की, उन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी कि जिन इंसानों के अंदर कोविड होने के 3 महीने के बाद में भी लक्षण दिखाई दिए हैं कोविड के, और ये लक्षण अगले 2 महीने तक वैसे ही बरकरार रहे, तो उनको ही पोस्ट कोविड बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा बदलाव आया है ये सोच में भी, लेकिन लॉन्ग कोविड से हम काफी डरते हैं। आप उसको लॉन्ग कोविड बोलिए, सही मानों में जैसे मैंने बोला पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलना चाहिए। तो वो अलग कुछ उसके बारे में आएगी ऐसे समझना चाहिए। जी। डॉक्टर पद्मा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो बात पोस्ट कोविड सिंड्रोम की हो रही है, या लोग उसे बोलचाल में लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड की जब हम बात करते हैं तो अमूमन बहुत लोगों को न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं हुई। तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादा हुई? क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि एक तो
या तो गंध और स्वाद चला गया, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, और दूसरा उनकी यादाश्त पर असर पड़ा। क्या यही 2-3 मोटे तौर पर हैं या ये एक लंबी फहरिस्त है? तो ये मैं कहती हूँ कि ये जो है ये एक स्टोरी इन इवोल्यूशन में कहूँगी, क्योंकि अभी भी हमको जानकारी मिल रही है। तो अगर इसको हम डाइवर्सिफाई करें या इसको थोड़ा सा डिवाइड करके बताएं, एक होता है खतरनाक चीज़ें जिससे हमें डर है कि अगर ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कुछ ऐसे चीज़ है नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स के वजह से खतरा है, जान की खतरा भी है, उसके लिए बहुत सावधान रहना चाहिए और सब एक इमरजेंसी के रूप में भी आ सकते हैं। कुछ है जो आम प्रॉब्लम है, जो जिसमें आपकी जो समस्या आ जाती है, मैं थोड़ा सा विस्तार से मैं बताऊंगी। और तीसरा वर्टिकल जो है अभी भी रिसर्च जारी है, उसका जानकारी भी अभी हमको धीरे धीरे और मिल रहा है। तो पहला जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, खतरनाक है, वो है ब्रेन की क्लॉट्स, जो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक्स होते हैं कि खून की नलियों में क्लॉट हो गया, जो वेन्स होते हैं, जो ड्रेनेज पाइप्स में उसमें क्लॉट हो गया, या ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया, और ये जो नसों में पैरालिसिस के रूप में आ जाते हैं। और पैरालिसिस हाथ पैर में हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स में हो सकता है। तो इस तरह के उसके बाद कोई दौरे पड़ गया, ये जो प्रॉब्लम्स जो ऑब्वियसली खतरनाक लगते हैं, ये एक है। दूसरा जो है आम प्रॉब्लम, किसी को सिर दर्द नहीं जाता, जिसको पहले भी कोई माइग्रेन भी हुआ, अभी रोज सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। तीसरा है जो बिल्कुल फिटीग हो गया। एंड चौथा जो आपने कहा, जो आमतौर पे मेंटल फॉग जो कहते हैं, जो चीज़ें हम बहुत वी यूज्ड टू परफॉर्म अ लार्ज सिटी से, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, हम सोचते भी नहीं कि ये मल्टीटास्किंग हो जाती थी, अब नहीं हो पा रहा। एक तरह के फिटीग आ गया कि दो चीज़ें अगर हमको जल्दी करना है तो एक चीज़ भूल जाते हैं, तो एक फॉग, इसी को मेंटल फॉग कहते हैं, तो ये आ गया। एंड द लास्ट इज ऑफ कोर्स कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो वो जुड़े हुए हैं नर्वस सिस्टम्स के साथ, जो मेंटल हेल्थ का है ऑल परवेडिंग, ऑल एजेस। एंड ये जो हम इस पैंडेमिक को सामना किया, इसकी अप्स एंड डाउन्स में हमारी लाइफ गुजरी है, एंड ये सोशल इकोनॉमिक कितने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, इसके दरिए जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गया, इसके साथ साथ साइकोसोमैटिक इश्यूज हैं। एंड द तीसरा वर्टिकल है जो रिसर्च चल रहा है, इसमें बहुत कुछ आगे आ रहा है कि जो आपने कहा कि लॉस ऑफ स्मेल, इसके द्वारा वो सोच रहे हैं कि इसकी जो वायरस की जो एंट्री पॉइंट जो है ब्रेन के अंदर, वो उस जगह पे हो सकता है कि असर करे कि आगे आके किसी को अल्जाइमर्स डिमेंशिया या पार्किंसंस डिसीज, इस तरह की डीजेनरेशंस ना हो। एंड हमारे पास अभी पिछले जो दिसंबर में पब्लिकेशन आ गया, 200 ये सिंड्रोम्स, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लक्षण नर्वस सिस्टम में ये पब्लिश हुई है। एंड ये भी साबित किए हैं कि MRI जो ब्रेन स्कैन्स में कुछ जगह में वो सुकड़ गई है, ब्रेन एट्रोफी हो गया है। तो ये सारे चीज़ अभी भी रिसर्च में है जी। तो ये नहीं हम सोचते कि हमको सब कुछ पता है, बट यस, पोस्ट कोविड सिंड्रोम इज एग्जिस्टिंग, और इसमें हमारा ध्यान होना चाहिए कि कोई खतरे वाले हमसे ये छूट न जाए, इसकी इलाज करने। और बाकी चीज़ों में हम थोड़ा सा इफ वी कैन बिल्ड अप आवर ओन कॉन्फिडेंस, योगा करे, मेडिटेशन करे, पता चले हमको कि ये खतरा नहीं है, वी कैन डील विद दैट मच बेटर। डॉक्टर उमा के पास चले, आपसे छोटे छोटे मैं ये जवाब चाहूँगा जो बातें आपने रखी। उसमें पहला जो आपने क्लॉट्स की बात कही थी, तो ये क्लॉट्स जो हैं, ये किसी को कोविड हुआ तो ये विदिन 3 months होगा या बाद में कभी भी हो सकता है कोविड की वजह से? पहले तो ये बता दें आप। जनरली इट इज फर्स्ट 3 months। अच्छा, ठीक है। इनका ड्यूरिंग कोविड भी पता चला यंग पीपल में। अच्छा। और ये जो यंग पीपल मतलब ये देखा गया कि मेल्स में, ये काफ़ी पब्लिकेशंस यूएस से भी आ गया था। तो ये क्लॉट्स बनते, आर्टरी में क्लॉट बन जाती है, तो एकदम से ब्रेन अटैक हो जाता है। तो दिस इज सीन इन द फर्स्ट 3 months। बायोमार्कर्स भी है, उसको किस मरीज में ये संभावना है ये भी अभी हमको पकड़ में कर सकते हैं, एंड उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ये जानकारी आ गया। इट इज इन द फर्स्ट 3 months। 3 महीने के मोस्ट ऑफ दीज
खतरनाक चीजें आर इन द फर्स्ट 3 जी। मंथ्स। और दूसरी जो आपने बात कही थी कि ये सबको ये चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो कोई ख़ास एज ग्रुप भी है? आपने ख़ास तौर पे जो ब्रेन सिकुड़ने की जो बात कही थी, वो चीज़ किसी भी एज ग्रुप में होती है या एक सर्टेन एज के बाद? ये देखा गया कि जिसको जो कोमॉर्बिड सिचुएशंस ज़्यादा है, अच्छा। जिनको डायबिटीज़ भी है, ये एंड सिवियरिटी, जिसको बहुत सीवियर कोविड भी हुआ है, तो उन लोगों में ज़्यादा था। परंतु ये लोग इवन यंग एज में एंड माइल्ड मॉडरेट कोविड में भी पाया गया है, पर ज़्यादातर ओल्डर एज, कोमॉर्बिड एंड सीवियर कोविड में पाया गया है। ठीक, काफ़ी स्पष्टता आई इस बात से। डॉक्टर उमा, अब आपने पिछले कार्यक्रम में जब आपसे चर्चा हुई थी पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में, तब आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो बाद में बहुत चर्चा में भी आई कि ये ऑटो इम्यून लोगों में जो डिसऑर्डर्स होते थे वो भी ट्रिगर हुए हैं। उसी से ही बात शुरू करते हुए कि अगर हम बात करें कि किस तरह की प्रॉब्लम, जब दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको ये समझ में आ जाए कि ख़ास तौर से जो आपकी जो विशेषज्ञता है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखी गई हैं। देखिए, ऑटो इम्यून बीमारियों की जो बात कर रहे हैं तो ये वेल नोन है कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसमें बहुत सारे सेल्स, प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स, लोग काफ़ी अब बात करने लगे हैं, जनरल पब्लिक भी इस बारे में। तो वो हमारी अपने बॉडी के प्रोटीन्स को, सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस। लेकिन जब ये सेल्स वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं ये पहचानने में कि ये हमारा बॉडी का सेल है या फिर बाहर की कोई चीज़ है, तो तब कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अपनी बॉडी के सेल्स और प्रोटीन्स को अटैक करने लगते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। तो देखा ये गया कि जो कुछ डिजीज़ेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, वैस्कुलाइटिस, ये सारी बीमारियां लोगों में देखने को मिली कोविड होने के विदिन 3 मंथ्स। अच्छा। क्योंकि अगर वो बाद में हो रहा है, एक्चुअली जब डेफिनेशन पे अगर ध्यान दें तो उसमें है कि कोविड के लक्षण जो शुरू हुए थे उनमें से एक लक्षण या बहुत सारे लक्षण परसिस्ट करें बियॉन्ड 3 मंथ्स, अच्छा, तब फिर वो लॉन्ग कोविड में कह देते हैं। तो ये जितनी परेशानियां किसी को अगर 3 महीने बाद हो रही है, 4 महीने बाद हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड की वजह से ही हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रही हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर इस तरह की कोई भी लक्षण, कोई भी डिजीज़ एंटिटी आती है, और तो चाहे वो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हो, रूमेटोलॉजी से रिलेटेड हो, एंडोक्राइन हो, हीमेटोलॉजी हो, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हर स्पेशलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूरोलॉजी में जीबी सिंड्रोम, गिया-बारे सिंड्रोम जिसे कह देते हैं, वो देखने को मिल जाता है। ब्लड कम होना शुरू हो जाता है पेशेंट्स में, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो जाती है। तो ज़रूरी ये है देखना कि ये कोविड की वजह से हो रहा है, हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में इसको शामिल करें, या इसकी वजह कुछ और है। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जाननी ये ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल है, क्या वो प्री डिस्पोज था ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के लिए? अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, हो सकता है उसमें सब क्लिनिकल ऑटो इम्यूनिटी पहले से शुरू हो चुकी, जो मैनिफेस्ट हो रही है कोविड होने के बाद, या फिर कोविड ने एक नई ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन प्रोड्यूस कर दी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को उस स्टिपुलेटेड पीरियड के दौरान परेशानियां हो रही हैं तो उसको शामिल पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कर रहे हैं। आपने जो बात की उसमें एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर उमा, आप ये कह रही हैं कि जो भी कोविड की वजह से जो परेशानियां होंगी वो शुरू के 3 महीने में आ जाएंगी ज़्यादातर, या जो परेशानी 3 महीने के बाद आती है तो इस बात की उम्मीद कम है कि वो कोविड से हुई होगी। क्या आप ये कहना चाह रही हैं? ऐसा हो सकता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एज पर डेफिनेशन वो जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है, विद इन एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रिकवरी लाइक 3 to 4 वीक्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन हुआ और जो वो ठीक हो गया जी। लेकिन 4 वीक्स के बाद भी लक्षण चले आ रहे हैं जी। तो फिर वो
पोस्ट अक्यूट कोविड जो कह देते हैं कि 1 महीने से 3 महीने के भीतर वाला पीरियड, और फिर पोस्ट कोविड जो कि 3 महीने के बियॉन्ड वाला पीरियड है। तो ऐसे उसको क्लासिफाई आज की डेट में किया जाता है। जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने बोला कि 8 वीक्स WHO की डेफिनेशन में लिया है, तो 8 to 12 वीक्स के बियॉन्ड अगर सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो उसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम में शामिल करते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कई बार लोग सोचते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ऑटो इम्यून डिजीजेस कैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल टर्म्स में 2 शब्द हैं। जो एक होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो जो वायरस के पीसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, उनसे रिजेंबल करने लगते हैं, मिले जुले होते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम वायरस को बाहर निकालने के लिए शरीर से काम कर रहा था, कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा था, अब क्योंकि दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी है तो वो कंफ्यूज होकर अपने जो बॉडी के उनके प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करने लगेगा, और काम करेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन की स्थिति होगी, जो भी सेल है वो डैमेज होगा, और जब सेल डैमेज होगा तो सेल बर्स्ट होता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते हमारे इम्यून सेल्स को, तो उनको नहीं पता होता कि हमारे अपनी बॉडी की चीज़ें हैं। तो फिर क्या होता है, जब बर्स्ट होता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो फॉरेन बॉडी की तरह परसीव किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम से, तो भी एक ये ऑटो इम्यून की स्थिति पैदा हो जाती है। डॉक्टर उमा, ये बहुत ही बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि किस तरह से बॉडी ही अपने ख़िलाफ़ काम करनी शुरू कर देती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है। ये कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर भी आपसे हम ज़रूर पूछेंगे। डॉक्टर गंगा खेडकर, हम आपके पास आना चाहेंगे। और जो बात अभी तक चर्चा में सामने आई है उसमें बात शुरू से ये रही कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट शरीर ने एंटीबॉडीज़ बनाई। तो एक तो हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब जिस तरीके से लोग देखते हैं कि ओमिक्रॉन होता है, डेल्टा के मुकाबले लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो डेल्टा में और ओमिक्रॉन में अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या फ़र्क होगा, ख़ास तौर पर अगर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करें वहाँ, और इम्यूनिटी के लिहाज से। और अगर आप कहें तो तीसरा सवाल भी मैं इसमें जोड़ दूँ कि जिनको डेल्टा के वक्त जिनको स्टीरॉयड मिला, क्या उनकी रिकवरी और उस पोस्ट कोविड सिंड्रोम में क्या उसकी भी कोई भूमिका होगी? 3 सवाल हो गए डॉक्टर साहब, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे तीनों एक साथ पूछ लिए। नहीं, शायद मेरे को भी मुझे गया, मेरा भी मेंटल फॉगिंग होगा। मेरा ना हो इसलिए मैंने तीनों एक साथ पूछ लिए। नहीं, हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा जी ना, ये कोरोना वायरसेस जो होते हैं, भले वो सार्स रहे, भले वो मर्स रहे, या ये सार्स-CoV-2 यानी कोविड रहे, इनमें ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के वैसे यानी परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स, ये एक उनकी एक किस्म की ये पहचान है कि ये कोरोना वायरसेस में ये एक्सटेंडेड सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। अब ये जो लक्षण होते हैं, हमने क्या देखा, सार्स-CoV-2 में अलग अलग वेरिएंट्स आए, उनमें से डेल्टा वेरिएंट जो था उसके लक्षण बहुत तीव्र होते थे, ज्यादातर सीवियर कोविड डिसीज होने का डर बहुत ज्यादा रहता था, और ये लक्षण परसिस्ट होने का चांस काफी ज्यादा होता था। लोगों ने अलग अलग स्टडीज किए हैं कि कोई लोगों ने बहुत रिगरस यानी बहुत टाइट किस्म के डेफिनेशंस इस्तेमाल करके उन्होंने देखा कि डेल्टा हुए वाले लोगों में 10% लोगों के अंदर आपको पोस्ट कोविड सिंड्रोम दिखेगा। और जब ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन में कम लक्षण वाला हमको दिखाई दिया, जिसको एडमिशन करने की जरूरत नहीं आएगी। जब हम कम लक्षण बोलते थे तो इसका मायना लक्षण नहीं थे ऐसा नहीं था, यानी लक्षण थे लेकिन वो सीवियर किस्म के नहीं थे। तो उसमें जब देखा गया तो उसमें तकरीबन 4% लोगों को ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम देखा गया। अब एक सवाल खड़े होता है, यानी जो वेरिएंट ज्यादा सीरियस किस्म के लक्षण लाता है उसमें ज्यादा किस्म के पोस्ट कोविड सिंड्रोम में के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। लेकिन क्या इसका मायना ऐसे है कि ओमिक्रॉन के साथ में नहीं दिखते हैं? ओमिक्रॉन के साथ में भी दिखते हैं। अब इसके आगे हम चल के देखते हैं, एक बहुत अच्छी किस्म की स्टडी हुई
जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग हॉस्पिटल में जनरली, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ये स्टडीज में, जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए उन लोगों का फॉलो अप करके लोगों ने देखा था, तो जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है उसे तो लक्षण होते ही हैं, लेकिन एक स्टडी में उन्होंने जो लक्षण नहीं थे और जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए उनका तकरीबन 6 महीने तक एक लॉन्गिट्यूडनल फॉलो अप किया गया, और उन लोगों में भी सरप्राइजिंगली ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अलग किस्म के लक्षण, यानी जैसे फटीग है, मेंटल फॉगिंग जैसे मैडम ने बताया हमको, ये सारे किस्म के जो छोटे लक्षण हैं वो भी दिखाई दिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब लोगों को समझने के लिए, जो आज के तौर पे हम लोग समझते हैं कि ओमिक्रॉन है, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं ऐसे बगैर मास्क के फिरूंगा क्योंकि इसमें मौत का तो डर नहीं है। लेकिन हमको एक याद रखना पड़ेगा, कम लक्षण थे तो भी इसके पोस्ट कोविड सिंड्रोम होते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे लक्षण भी न दिखाई दे तो भी पोस्ट कोविड ये होने का डर होता है, उसका क्या असर आगे जिंदगी भर पड़ेगा ये हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे समझना नहीं है कि ये सारी बात ना, इसको मैंने बगैर डरे बगैर मास्क पहने मैं फिरूं, नहीं, ये बात कोई अच्छी चीज नहीं है, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी रहेगा। अब वो दूसरा सवाल मैं भूल गया। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, इसके अलावा डेल्टा ओमिक्रॉन के अलावा मैंने सवाल ये भी पूछा था कि जिनको स्टेरॉयड मिला था या जिनको बहुत गंभीर लक्षण थे, तो क्या उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी या उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, स्टेरॉयड लिया इसका मायना पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं होगा, ये सही नहीं है। स्टेरॉयड लिया तो जान बच जाएगी। कुछ एक सीवियर कोविड डिसीज में जब हम बोलते थे कि स्टेरॉयड देना चाहिए, तो हम एक चीज हम हर वक्त बोलते थे कि गाइडलाइंस में कि 10 दिन के लिए हमने स्टेरॉयड देना चाहिए। अच्छा। लेकिन लोगों ने ना थोड़ा उसकी मैनेजमेंट को ज्यादा, उनको लगा कि ये इम्प्रूव करने के लिए मेरे हाथ में एक ही वेपन है, तो मैं क्यों ना स्टेरॉयड लंबे दिन दूं, 10 दिन से ज्यादा दूं। उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ लोगों में जो एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन होती है कि जिसमें हमारा जो हिप जॉइंट है, उस हिप जॉइंट में उसके आर्टरीज जो होते हैं वो मर गए वैसा है, यानी उसको खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हमारे जुड़वे को जो हिप जॉइंट में होता है, जिसको हम फीमर हेड बोलते हैं, उसको चले जाता है। और अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, उसको चलने में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात, उसमें हमको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अगर ये बीमारी यंगर एज ग्रुप में अगर कोई एडमिट हुआ होगा और उसको स्टेरॉइड ज्यादा दिए गए और उसको अवैस्कुलर नेक्रोसिस फीमर अगर हो गया, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबे समय तक खराब होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम जब ट्रीटमेंट भी करते हैं तो स्टेरॉइड इसके खिलाफ अच्छा वेपन है सीवियर कोविड डिसीज में, लेकिन उसका गलत ढंग के इस्तेमाल की वजह से अभी हिप ट्रांसप्लांट्स ये बढ़ गए हैं। एक छोटा सा प्रश्न और जी, एक छोटा सा प्रश्न इसी में था कि डेल्टा के बाद या ओमिक्रॉन के बाद किस में बेहतर इम्यूनिटी बनी होगी लोगों को जिनको ये संक्रमण हुआ होगा? नहीं, अभी कुछ स्टडीज आए हैं कि जिसमें ऐसे माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन में जो इम्यूनिटी बनती है वो डेल्टा से बने वाली इम्यूनिटी से कम होती है। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो 10 महीने तक ये एंटीबॉडीज की लेवल्स कैसी हैं इसकी हम जांच करते हैं। अगर डेल्टा में देखा गया तो तकरीबन 80% लोगों की इम्यूनिटी 10 महीने के बाद में भी अच्छी रहती थी। लेकिन हम ओमिक्रॉन अगर देखें तो ये जो प्रमाण था ये 30% तक आता है। अब ये 30% तक आता है तो इसका दूसरा मायना बहुत बड़ा है कि हमको अपने आप को जो प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं वो प्रिकॉशनरी डोज लेते रहना, ये हमारे लिए अच्छा बनेगा। हर इंसान ने टाइम के ऊपर जो 6 महीने का समय दिया हुआ है सरकार ने, उसके बाद में प्रिकॉशनरी डोज लेना ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात हमको समझना पड़ेगा
कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये शायद इसकी वजह से होंगे कि जो सीवियर किस्म की बीमारी नहीं है, जिसमें वायरल लोड भी कम होगा, या वो विषाणु में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो प्रतिकार शक्ति को उतना जागरूक नहीं कर पाता है, जो जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, शायद उसकी वजह से ओमिक्रॉन में ये जल्दी वेन होती होगी इम्यूनिटी। और उसी की वजह से हम देखते हैं कई जगहों पे 4 बार वैक्सीन दे रहे हैं बूस्टर्स, कोई 5वें बार को भी अभी तक गया है। तो हमको थोड़ा संभल के रहना, अभी भी ये इवॉल्विंग साइंस है, संभल के रहना और बूस्टर डोज टाइम पे लेना बहुत जरूरी बनेगा। हम बात कर रहे हैं आज पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक सेठ भी, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आप चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। बहुत स्वागत डॉक्टर अशोक सेठ आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। और अपने दर्शकों को हम वो नंबर भी बताना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर, आप नोट करिए वो नंबर। दिल्ली का STD कोड 011 और उसके बाद स्टूडियो का नंबर है 23097532। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पद्मा, एक बात बताइए, हमने समझने की कोशिश की है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है और इसकी जो वजह हैं वो भी समझी जा रही हैं, हालात कैसे हैं उस पर रिसर्च भी अभी जारी है। एक बात बताइए, ये चिंता की बात है, लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए जिनको ये लक्षण है, या ये मान लेना चाहिए ठीक है अगर ज़रूरत नहीं, काम चल रहा है तो चलने दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वक्त के साथ? क्या कहेंगे आप? तो पहली चीज़ इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि ये जैसे ही पहले भी कहा था कि ये लाइटली ना ले, तो प्रिवेंशन तो करना ही है। तो ये जो आ गया ना बात कि ओमाइक्रॉन तो बहुत माइल्ड है जी, तो ना भी हो सकता है, जान के खतरा है ही नहीं, तो हम खुले विदाउट मास्क घूम ले विदाउट प्रिवेंशन। सो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम माइल्ड कोविड में, ओमाइक्रॉन में पता नहीं आने वाले जो भी उसमें भी हो सकता है जी। तो इसकी ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जो खतरनाक चीज़ें जो है जिसको हम पकड़ में आ सकते हैं, वो अभी हम उसके ध्यान पे रखते हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट है। पर आम तौर पे जो ज़्यादा तक कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे सिर दर्द है, चक्कर आना है, फैटीग है, कुछ भूल जाना है, कोई फॉग जैसे मेंटल फॉग जो कहते हैं, तो ये चीज़ें में अगर आप ज़्यादा इसमें ध्यान रख दिया, ज़्यादा चिंतित हो गए, तो ये बढ़ेगा ही। अच्छा। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, अननेसेसरी आप इधर उधर भागेंगे और ये चिंता करने लगेंगे कि ये क्या है, मैं तो ऑलमोस्ट अपाहिज हो गया है, तो दैट यू शुड नॉट। तो इससे हम बाहर आ सकते हैं, वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगा। और पब्लिकेशन में भी आ गया कि ये 6 महीने 9 महीने में बहुत सारे चीज़ें अपने आप सुधर भी जाते हैं। इसमें अपना इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इसमें बहुत इंटीग्रली जुड़े हैं संजीव जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ की बहुत सारा प्रॉब्लम्स ये जो पोस्ट कोविड में आया है। और इसकी वजह भी हमने पहले भी बताया कि बहुत सारे वजह हैं, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें अगर हमारे ध्यान इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रॉब्लम क्या है, एंड इससे अगर हमारी फियर कॉम्प्लेक्स हट जाती एंड वी गेट दैट लाइफस्टाइल की जो मॉडिफिकेशन करके इफ वी कैन डू दैट, इससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर उमा, आपसे अभी हम थोड़ी देर में ये भी ज़रूर पूछेंगे कि कब जाना चाहिए किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जब उसे लग रहा है कि कोविड हुआ था और अब कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो मेरे काबू से बाहर हैं। डॉक्टर सेठ, चर्चा में अभी आप जुड़े हैं, तो पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही बताएं कि कोविड के बाद लोगों को किस तरह की समस्याएं ज़्यादा हुई, और ख़ास तौर पर वो समस्याएं जिसकी वजह से उनको रोज़मर्रा की चीज़ें करने में भी दिक्कत हो रही है या उनका जीवन भी खतरे में आ सकता है। तो संजीव जी, ये समझना चाहिए कि कोविड हार्ट को तो एक बहुत अहम तरीके से इफेक्ट करता है। हम कहेंगे कि कोविड इज़ नॉट जस्ट अ लंग प्रॉब्लम, इट इज़ अ हार्ट प्रॉब्लम एज वेल। और कहने का ये है कि 25% लोग हार्ट प्रॉब्लम से अफेक्ट होते हैं कोविड की वजह से। और ये जो लॉन्ग कोविड की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि 4 से
12 हफ्ते तो वैसे ही कोविड की रिकवरी में लग जाते हैं, और जो सिम्टम्स उसके बाद कंटिन्यू होते हैं हम उनको लॉन्ग कोविड कहते हैं। ये देखा गया है कि 20% लोग कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स लॉन्ग कोविड अफेक्टेड होते हैं। यानी कि मतलब ये है कि जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन वो कंटिन्यू हो रहा है, ये 3 महीने बाद भी वो चेस्ट पेन कंप्लेन कर रहे हैं, पैल्पिटेशंस, दिल का धड़कना, तेज़ धड़कना। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि लोग लेटे हुए हार्ट रेट ठीक है, और जिस तरह खड़े होते हैं हार्ट रेट इमीडिएटली 30 बीट्स पर मिनट और बढ़ जाता है, 120-130 पे हार्ट रेट चल रहा होता है नॉर्मल तरीके में, यूजुअल तरीके में भी, खड़े होने पे भी। और यही नहीं, ये तो मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, जो कि 6-6, 8-8, 9-9 महीने में हार्ट रेट की 120-130 गति रहती थी, और ज़रा से एक्सरसाइज करने पे ही 160 पे पहुंच जाती थी। तीसरी बात यह है कि ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, 3 टाइम्स इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स इन द लॉन्ग कोविड, कि कोविड के अगले 12 महीनों में। क्लॉटिंग की टेंडेंसी, हार्ट की आर्टरीज के अंदर, ब्रेन की आर्टरीज के अंदर, लंग की आर्टरीज के अंदर क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हार्ट का फास्ट होना, फिब्रिलेशन, फास्ट हार्ट बीट्स, टैकिकार्डियाज बहुत कॉमन हो जाते हैं। और ये भी है कि जो इन्फ्लेमेशन हार्ट की होती है, वही कोविड हार्ट में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से हार्ट मसल वीक हो सकती है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि रूटीन अगर हम एमआरआई करें जी कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में, तो 75% लोगों की हार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, और उनमें से कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट के वजह से हार्ट मसल की वीकनेस, हार्ट फेलियर, मायोकार्डाइटिस, कई तरह की अलग बीमारियां ही पे चलते रहते हैं। और ये भी कहूँगा कि कितना लंबा चलते हैं तो इसका भी कोई अनुमान नहीं है। हमें यही पता है कि कोविड के हम इम्पैक्ट्स पिछले 2 साल से देख रहे हैं, तो अब तक तो 2 साल पर भी ये प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं, हो सकता है इससे लंबी भी चलती रहे। सो इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि कोविड एक हार्ट प्रॉब्लम तो है ही, बट एक लॉन्ग टर्म हार्ट प्रॉब्लम है, जिससे कि 20 से 25% लोग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जिनमें से एक न एक बीमारी जो मैंने आपको कही है कंटिन्यू कर सकती है। नाउ एक और संजीव, यू नो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड जी इज कि ये देखा गया कि जिनको सिवियर कोविड हुआ है, जो एडमिट हुए हैं, जो काफ़ी सीरियस थे, उनमें ज़रूर ज़्यादा होती है, बट ज़रूरी नहीं है। माइल्ड कोविड, एसिम्प्टोमेटिक कोविड में भी यही सब परेशानियां देखी जा रही हैं। तो इसीलिए मैं ये लोगों को कहता हूं कि अभी भी कोविड को लाइटली न लें। लोग कहते हैं कि जी अब तो ठीक है, हो जाएगा, माइल्ड होता है, खांसी जुकाम सर्दी की तरह है, क्या प्रिकॉशंस लेने, अब तो कोविड चला गया। माइल्ड कोविड भी आपको लॉन्ग कोविड की बड़ी परेशानियां दे सकता है। हार्ट फेलियर, मायोकार्डाइटिस, अरिथमियास और हार्ट अटैक सब माइल्ड कोविड के बाद भी देखे गए हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। एंड फाइनली जी, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली या जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया जी, उनको लॉन्ग कोविड और सीरियस लॉन्ग प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हम अभी भी कहते हैं कि जो बूस्टर डोज लेना एसेंशियल इसलिए है जी। आप सोचेंगे कि मैं सोचूंगा कि यार हो गया, एक तो कोविड भी हो गया, 2 वैक्सीनेशन भी लग गई हैं जी, बट हमारा बूस्टर अभी भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फिर भी अगर हमें माइल्ड कोविड होगा तो उसमें देखा गया है कि लॉन्ग कोविड से भी हम बच सकते हैं, सीवियर कोविड से भी बच सकते हैं। इसीलिए अभी भी बूस्टर डोज लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। और आप सभी विशेषज्ञों से हम ये भी समझना चाहेंगे कि अब करना क्या चाहिए जिन लोगों को ये समस्या हो रही है, और क्या इलाज उसका हो सकता है। फिलहाल गुजरात से भूषण चंद्र हैं टेलीफोन लाइन पर। भूषण जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं जल्दी से पूछ लीजिए। जी भूषण जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं आप। हाँ सर, मेरे को जी अप्रैल 2001 में कोरोना हुआ था। 2021 में, पिछले साल? हाँ ठीक है, बताइए। तो उसको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था
जी। वो पेट में इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, देने के बाद फिर मैं ठीक हो गया बोल के छोड़ दिया 4-5 दिन के बाद। ओके। तो घर में आया, उसी दिन रात को मेरे को बिल्कुल बेहोश हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर बेहोश हो जाने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया। जी। तो वहाँ डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन किया, बोलता है ब्लड क्लॉट हो गया। ओके। फिर क्या मैं हुआ? घर आया। हाँ, फिर क्या हुआ बताइए, संक्षेप में बताइए। फिर जी। घर में आया। घर में आने के बाद बिल्कुल उठ तो नहीं पाता है, 10-15 दिन के बाद आया, फिर उठने नहीं पाता। फिर ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीटमेंट तो नहीं है, वो रहते 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 मेरे को ठीक हुआ। ठीक हो जाने के बाद फिर अभी क्या होता है, अभी प्रॉब्लम होता है, जो पैर में दर्द है, वो मसल्स में दर्द होता है। जी। फिर सिर में ऐसा, ये जैसा आप मैं बात कर रहा हूँ ऐसा बात बहुत ठीक से नहीं होता। जी 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 फिर जी। सिर में दर्द होता है। और कभी कभी क्या होता है, मसल कैच करता है हाथ में, पैर में, प्लस वो पैर का जो नास है, नास सब ग्रीन ग्रीन टाइप की हो गया। अच्छा। दवाई लेता हूँ तो लूज मोशन तो चलता रहता है, दिन में 2 बार 3 बार लूज मोशन होता है। फिर दवाई लेता हूँ, 2-10 दिन ठीक होता है, फिर शुरू हो जाता है। आप अपना इलाज लगातार करा रहे हैं? हाँ, अभी वही पेट के वही लूज मोशन के लिए, फिर ये जो दर्द हो रहा है इसके लिए कुछ विटामिन वगैरह दिया है, वो ठीक खाता है। हूँ, लेकिन ठीक नहीं होता है। अच्छा, मैं समझ गया। तो आपको ये तमाम परेशानियां हैं, तो आप चाहते क्या हैं? आपका सवाल क्या है? आपको फायदा नहीं हो रहा इलाज से, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और एक्चुअली मेरा ये एचबी वगैरह सब कुछ टेस्ट किया, फिर ब्लड क्लॉटिंग, मुझे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा है। आपकी उम्र कितनी है भूषण जी? 76। डॉक्टर बिल्कुल सही। तो ये अच्छी बात है कि 76 इयर्स में काफ़ी सीवियर कोविड हुई इनको, ब्रेन ये स्ट्रोक भी हो गया, एक ब्लीडिंग हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ, उनके ऑपरेशन के बाद भी लाइफ हैज़ बीन सेव। थोड़ा डिसेबिलिटीज़ है और ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ठीक होगा। पर ये दिस इज़ ड्राइविंग होम द पॉइंट कि कोविड में, सिवियर कोविड उम्र के साथ एंड बाकी कोमॉर्बिड में ज़्यादा सिवियर होते हैं, और स्ट्रोक्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। यही साबित हुआ कि कोविड में, सिवियर कोविड स्पेशली जब उम्र ज़्यादा होता है, 76 इयर्स है, तो ऐसे केसेस में सिवियर कोविड में स्ट्रोक्स पाया गया है। एक ये हेमरेजिक स्ट्रोक था एंड उसकी जो डिसेबिलिटी हो गया है, उसके नतीजे हैं, उसकी सीक्वलें हैं, उससे ये परेशान है। तो उसमें जो दर्द है, उसमें जो कुछ वाइब्रेशंस है, ये सारे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखिएगा। अगर कोई दौरे वगैरह नहीं है तो दौरे हो रहा है तो उसकी इलाज होगा, और दर्द वगैरह उसके लिए भी फिजियोथेरेपी और बाकी हिस्से से डेफिनेटली धीरे धीरे इलाज होना चाहिए। ही विल गेट बेनिफिट। ये अच्छी बात है कि इतनी बड़ी चीज़ से ही हैज़ सर्वाइव्ड एंड अभी हमसे बोल भी सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिसेबिलिटी होगा पर ही इज कम बैक बीइंग फंक्शनली। अच्छी बात ये थी वो बात कर भी रहे थे, और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि उनको समस्या क्या है, यानी वो समझ पा रहे हैं कि उनको समस्या, वो समझ पा रहे हैं, इंसाइट है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो और अब सीधे चलते हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के पास। डॉक्टर गंगाखेड़कर, ये बताइए कि क्या कोई तरीका है कि लॉन्ग कोविड से या पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचा जा सकता है? कोई तरीका है हमारे पास? लॉन्ग कोविड से बचने के लिए जो सीरियस डिसऑर्डर्स है जी, जैसे डॉक्टर पद्मा मैडम ने कहा, उनसे बचने के लिए शायद कोई उपाय हैं जिसमें हम एंटीकोआगुलेंट्स दे सकते हैं। उसका ड्यूरेशन यानी कितने समय तक देना चाहिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि न उसके बराबर किस्म की गाइडलाइंस हैं, लोग कितने भी समय देते हैं। डॉक्टर सेठ साहब भी उसको एग्री करेंगे कि कार्डियक जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन ना, जिसको हम सादी भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, वो यंग लोगों में दिखाई दे रहे हैं। उसको रोकने के लिए भी हमको उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन शायद उसका ड्यूरेशन क्या रहे ये तो दोनों भी बोलेंगे। दूसरी चीज हमको एक समझना पड़ेगा
कि कुछ स्टडीज में ऐसे भी पाया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन ली, समझो मुझे कोविड हो भी गया, तो लोगों ने ये समझना नहीं चाहिए कि अब मुझे वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद में इनके पोस्ट कोविड सिंड्रोम की तीव्रता कम होती है, ऐसा भी कुछ स्टडीज में देखा गया है। इसका मायना हमको बहुत सिंपल समझना पड़ेगा। एक तो इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम को लाइटली मत लीजिए। इसका अपने शरीर के ऊपर और देश के इकोनॉमी के ऊपर भी क्या असर होगा ये किसी को मालूम नहीं है अभी पूरा जी। सबसे पहली बात, जो भी वैक्सीन के डोसेजेस हैं, भले आपको इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, बूस्टर डोज भी लेना है जी। और नए सिरे से नया इन्फेक्शन नहीं होने देना है। हमने मास्क पहनना है क्योंकि ये अननोन एरिया में हम जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर सेठ, बहुत संक्षिप्त में हम चाहेंगे समय को देखते हुए आप लोगों को ये भी बताएं कि पहली बात तो ये कि वो डॉक्टर के पास कब जाएं और फिर क्या इसका कोई इलाज है उनके पास? देखिए, डॉक्टर के पास मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बट अगर कोई सिम्टम कोविड के बाद, रिकवरी के बाद इग्नोर नहीं करना चाहिए। चेस्ट पेन्स हैं, पैल्पिटेशंस हैं, सांस फूलना है, ये सब बड़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी सिम्टम इग्नोर ना करें, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हमारा एक रूटीन, बाय द वे, पोस्ट कोविड क्लिनिक हमने बनाया हुआ है जिसमें कि हर पेशेंट जिसको कोविड हुआ है और किसी सिम्टम्स के साथ आता है तो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि एक उसका इको करे देखने के लिए कि हार्ट की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और एक 24 घंटे की हार्ट की रिकॉर्डिंग करें जिसमें कि हमें पैल्पिटेशंस या इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग का पता चल जाता है। तो ये एक चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं कि जिसको भी पोस्ट कोविड के सिम्टम्स हैं या डायग्नोज हो जाता है तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज इज़ बैड। वो इन चीज़ों को प्रोपगेट या और तकलीफ बढ़ा देती है और फिर रिकवरी को स्लो करती है। तो इसलिए लाइट एक्टिविटीज़ या मॉडरेट लेवल की एक्टिविटीज़ करें और एक्सरसाइज ना करें। अभी आपने पूछा कि किस तरह से बच सकते हैं, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें दवाइयाँ नहीं बचाती हैं, हमें सिर्फ बचाता है लॉन्ग कोविड से कोविड ना होना, इवन माइल्ड कोविड ना होना, और वैक्सीनेशन लेना। दो ही चीज़ हमें लॉन्ग कोविड से बचाएंगी। वैक्सीनेशन, बूस्टर लेना जिससे हम लॉन्ग कोविड से बचते हैं, और कोविड से बचे रहना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम समझें इस बात को कि डोंट टेक इट कैजुअली इवन नाउ। अभी भी हम ये नहीं सोचें कि हो गया तो ठीक हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली माइल्ड कोविड भी सीवियर लॉन्ग कोविड कर सकता है, तो इसलिए बचने का एक ही रास्ता है। जी डॉक्टर उमा, लोगों ने ये तो समझा कि कोविड होने के बाद समस्याएं हो सकती हैं और ये समस्याएं कभी हल्की और कभी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती हैं, तो रास्ता क्या है, इलाज क्या है उनके पास? जैसे अभी बताया डॉक्टर सेठ ने कि कब जाना है डॉक्टर के पास, जो बात हो रही थी। जी बिल्कुल। तो रास्ता डिपेंड करेगा कि मरीज को परेशानी क्या है, और कोशिश ये करनी है कि कोविड हो ही ना। दो तरीके हैं जो बहुत दिनों से कहे जा रहे हैं। वैक्सीन प्रोटेक्ट करता है पोस्ट कोविड सिंड्रोम से भी जी, और इसके अलावा जो मास्क लगा के जाना है, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं तो उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर हो गया कोविड किसी को, तो ये ध्यान रखना है कि अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसको अच्छा रखें, पूरी नींद लें। और लोगों को ये समझना है कि पोस्ट कोविड की वजह जो बन रही है वो बन रहा है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बना रहता है नसों में, और बाकी के जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के, चाहे वो लिवर हो, हार्ट हो, मसल्स हो, राइट। तो और नसों में होता है तो थक्कों की वजह भी वही पाई जा रही है कि क्लॉटिंग इसीलिए हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स में भी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके लिए इन्फ्लेमेशन के लिए जो भी चीज़ें कम करती हैं वो करना ज़रूरी है। और वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे कोविड हो गया, अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो बहुत लंबा पोस्ट कोविड परेशानी होके बड़ी होने वाली है। दूसरी चीज़, स्लीप पैटर्न जो मैंने कहा रेगुलर करना है, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। तीसरी चीज़ उनको ये करनी है कि अपने जो रूटीन था
प्री कोविड वाला, उसमें बहुत जल्दी से पहुंचने की कोशिश ना करें और अपना पेंडिंग वर्क कि उसको सब कुछ खत्म कर देना है, मुझे अब मैं ठीक हो गया, उस वाली हैबिट में ना जाएं, जल्दबाजी ना करें। अच्छा। चौथी चीज़ ये जरूर हो जाती है कि अपनी डाइट अच्छी रखें। बाहर के हम सब जानते हैं जंक फूड है, मील को स्किप करना, मील पैटर्न्स प्रॉपर ना होना, ये सब हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट मतलब जो हम घर का खाना कह सकते हैं कि जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, जिससे कि हमें सारा एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल सके। जी। फिर बात योग की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो योगा है वो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मेडिटेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वो सारी चीज़ों को अपना कर अपने लाइफ में जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है ट्रीटमेंट। वो डिपेंड करेगा कि मान लीजिए किसी को बहुत फटीग होता है तो फटीग के लिए भी लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं। फटीग का कारण डिप्रेशन भी हो सकता है, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट अपने तरीके से अलग होता है। किसी को मान लीजिए, जिससे मैंने बात किया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हो रहे हैं कोई, तो उनका ट्रीटमेंट डिजीज स्पेसिफिक होगा। तो इसलिए कोई भी जॉइंट में पेन हो जाता है तो ये भी देखना ज़रूरी है, जो बात मैंने पहले कही थी कि हर चीज़ को पोस्ट कोविड सिंड्रोम ही ना मान के चलें। ये भी देखें कि उसकी वजह कुछ और तो नहीं है। लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई है, लोगों में और दूसरे विटामिन की डेफिशिएंसी पाई, B12 डेफिशिएंसी की वजह से वो टिंगलिंग, नमनेस, इस तरह की जो प्रॉब्लम लोगों को महसूस होती है, तो उन डेफिशिएंसीज को करेक्ट किया जाए। तो पूरा एक वाइडर व्यू रखना है, कोई भी परेशानी अगर होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ही पेशेंट को फिर ट्रीट किया जाता है। ये नए दौर की नई बीमारी है तो समझ भी नई पैदा करनी होगी। डॉक्टर पद्मा, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को दो चीज़ें मैं चाहूँगा ज़रूर बताएं। पहली बात तो ये कि बहुत से लोग अब चूँकि जैसे इन्फ्लेमेशन की बात की अभी डॉक्टर उमा ने, तो पहली बात तो ये है कि क्या कोई खाने के साथ कोई सप्लीमेंट किसी तरह का कुछ ऐड करने की ज़रूरत है? एक चीज़ लाइफस्टाइल के लिए एक बड़ी अच्छी बात बता दी कि योग प्राणायाम का बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज़ मेमोरी को लेकर, जो ब्रेन फॉग या यादाश्त किसी की अगर गड़बड़ाती है तो लोग अक्सर फिर उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि ठीक है अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या करें, एक तो उसमें, और दूसरा मेंटल हेल्थ आपने बार बार अंडरलाइन किया है आज के कार्यक्रम में, क्या उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? समय ज़रा कम है। मैं तीसरी सवाल से आऊँगी कि मेंटल हेल्थ का, क्योंकि अगर हमारे मेंटेशन ठीक है तो काफ़ी कुछ हम संभाल लेंगे। बिकॉज मेंटल हेल्थ में ये अगेन मैंने आपसे कहा कि मैं भी उसमें गुजर चुकी हूँ, शायद आप भी उसमें गुजरे हैं, बाकायदा, क्योंकि हमारे जो एंटायर लाइफ हैज़ बीन चेंज्ड जी, वो यूनिवर्सल है। तो वो देखते हुए जो देखा गया है कि काउंसलिंग, सिंपल काउंसलिंग जो है, कि ये नहीं कि जाके आप काउंसलर को ढूंढे, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गए, ऐसा नहीं, कि आपका ही अपना पीयर ग्रुप में आपके कम्युनिकेशंस। आजकल का क्या हो रहा है, एक तो जैसे प्रोफेसर उमा ने कहा स्लीप की पैटर्न, हम सब कुछ त्याग कर देते हैं। सबसे बड़ा जो त्याग हमारा होता है कि वो सोने की वक्त, तो जो एक तो वन इज गुड स्लीप, ठीक रखेंगे, सेकंड इज जो एवरीथिंग द न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो गए हैं जी। तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, सिंपल विटामिन सप्लीमेंटेशन आप जरूर ले सकते हैं, पर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादा खर्चा उस पर करें, डाइट में काफ़ी कुछ आ जाएगा। तीसरा जो है कि अगर हम अपना जो सॉलिटरी हो गया ना, हमारे गैजेट से ही हम करते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा होते हैं और रातों देर तक जागते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आए, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर एक दूसरे से बात भी करे, काफ़ी हद तक हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज पर उससे नहीं हो रहा है तो काउंसलिंग ले ले, साइकोलॉजिकल हेल्प भी ले ले, समटाइम्स कुछ दवाई का भी असर पड़ेगा, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, बट उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। द सेकेंड इज जो आपने कहा कि जो हाउ डू वी इम्प्रूव द मेमोरी पार्ट, मेमोरी पार्ट आधा तो मेंटल हेल्थ है, बिकॉज हम मल्टीटास्किंग करते, प्रायोरिटीज करते, उसमें अगर 1000 चीज़ आपको ध्यान करना है तो एक दो चीज़ हम भूल जाते हैं। सो डोंट वरी, क्योंकि टू डू लिस्ट हम सब लोग करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी ले सकते हैं, कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। ठीक है। मेंटल फॉग ये है एक एंटिटी, जी। वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है, पर अगर ये हद से ज़्यादा हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं भूल रही हूँ, दैट इज़ ओके, पर अगर कोई और कह रहा है कि ये तो सब कुछ भूल रहे हैं, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। ओके, उसमें आपको डॉक्टर ये के पास महत्वपूर्ण जाना बात चाहिए। है। मुझे लगता है कि इसी विषय पर आप विशेषज्ञों के साथ एक और कार्यक्रम किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में समय बस इतना ही। डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, आप चारों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चलते चलते जो बात बार बार कही गई है कि कोविड हो जाता है, उसके बाद जो परेशानियां होती हैं उनको हल्का मत समझिए। इसलिए कोविड हो जाए अनजाने में वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी लापरवाही से ना हो, इसका ख्याल हम सबको रखना है। चलते चलते मुजफ्फर रज़मी का शेर है और वो ये कहते हैं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। अपना ख्याल रखिए, ना कोविड हो, और जब कोविड नहीं होगा तो फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी क्यों होगा। धन्यवाद, नमस्कार।